नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तर भारत बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं अमीश शैद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर भारत में लगातार हो रही बारिश और बैराजों से छोड़े जा रहे पानी के कारण एक बार फिर घाघरा नदी खतरे के लाल निशान पार होती हुई नजर आ रही है। वहीं सोमवार को गोंडा दौरे पर रहे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह एली परसोली एलीगंज चरसड़ी बांध का निरीक्षण करते हुए नजर आए। वहीं मंत्री ने सिंचाई विभाग का बाढ़-खंड अधिकारियों से हो रही मरम्मत का जायजा लिया। जो हमारी बाढ़ की परियोजना, वर्तमान में 338 परियोजनाएं पूरे राज्य के अंदर चल रही हैं। बारिश इधर भी ठीक ठाक हो रहा है। उसके निमित्त देवीपाटन मंडल में बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती थोड़ा जल भराव की भी शिकायत आती है और वर्षा के कारण किसी प्रकार का जनधन हानि न हो, इसके लिए कि पहले से हम लोग तैयारी अपनी है कि नहीं है, इसके लिए 2 दिवसीय दौरा इधर है हम लोगों का। सभी परियोजनाएं हमारे 338 में से बाढ़ के पहले लगभग 250 के ऊपर परियोजना हमारी पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ परियोजनाएं इसमें जो 90% तक पूरी हो चुकी है और शेष परियोजनाएं भी हमारी 75 के ऊपर है, यानी बाढ़ खतरे उसमें सुरक्षित है। तो सभी बंदे हमारे सुरक्षित रहे और किसी प्रकार का जनधन हानि न हो, इसकी हम लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग दौरे पर निकले। मंत्री, ये दौरा आप लोग का इसी समय क्यों लगता है? इससे पहले जब पानी कम होता है या सूखा पड़ता है या पूरा साल पड़ा रह जाता है, लेकिन इसी 3 महीने में आप लोग का दौरा हर साल लगता है। थोड़ा मेरे साथ रहो, कुछ दिन साथ चलो और साथ एक बार देखो ईमानदारी के साथ कैसे किसानों को सुख सुविधा सरकार दे और उनको लाभ मिले, इसके हम लोग रात दिन परिश्रम करते। तो मंत्री जी, आपने अभी गोंडा में बांध का निरीक्षण किया, कितना संतोषजनक पाया अपने काम को? आप स्वयं पूछ रहे थे, आप स्वयं क्रॉस चेकिंग कर रहे थे, आप सब जेईई एक्शन से आप उत्तर दे रहे थे। यदि ऐसे लगती है आपको, कभी हमें तो अच्छा लग रहा है कि काम अच्छा चल रहा है, फिर भी और अच्छा काम ठीक ढंग। आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना लोकसभा से सांसद चंद्रशेखर आजाद अलीगढ़ पहुंचे। अलीगढ़ में उन्होंने मॉब लिंचिंग में मारे गए औरंगजेब के परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने औरंगजेब और उसके साथियों पर की गई कार्रवाई को गलत बताते हुए इस मुद्दे को संसद में उठाने की बात कही है। साथ ही हाथरस में हुई घटना को लेकर उन्होंने कहा कि हाथरस की घटना सबके सामने आई है। वहां अगर कोई वीवीआईपी गया होता तो हजारों की तादाद में पुलिस बल मौजूद होता, लेकिन उसे सत्संग में दलित समाज के लोग ज्यादा थे, इसीलिए किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता और यह घटना हुई। बाबा के पास जाने से नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पे चलने से जिंदगी में बदलाव। और इस घर में आके मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं कि ये लोग आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कर रहे, इस गरीबी बेरोजगारी की वीडियो काटने का प्रयास नहीं कर रहे। ये बच्ची है हमारी छोटी बहन, तैयारी कर रही है कि मेरा छोटा भाई तैयारी कर रहा है, लेकिन इन्होंने पुलिस की भर्ती का पेपर भी दिया था, लेकिन वो पेपर ही लीक हो गया और उसके बाद चुनाव हुआ। अब तक सुन नहीं ली मुख्यमंत्री जी ने कि भाई वो पेपर दोबारा करा दें तो बहुत सारे गरीबों के बच्चों को रोजगार मिल जाए। ये पढ़े लिखे नौजवान मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि इनको रोजगार मिल जाए, लेकिन कोई भर्ती नहीं आ रही और जो भर्ती आती है उसमें घोटाले हो जाते हैं 69 शिक्षक भर्ती की तरह, या पेपर लीक हो जाता है। तो ये क्या करें? गरीब गरीब बना हुआ है, अमीर अमीर हो रहा है। देश में जो हो रहा है वो किसी छिपावा नहीं। अब आपकी तरफ से क्या आश्वासन? मैंने उनको विश्वास दिलाया कि जो अभी सत्ता में जो बैठे लोग हैं उनको ये सोचना चाहिए कि 2 लाख 4 लाख रुपए में नहीं होता। इस परिवार जहाँ मैं बैठा हूँ, इसकी 5 बेटियाँ हैं और उसकी जिम्मेदारी और 5-6 बहनों की है। राहुल जी ने भी पत्र लिखा है योगी सरकार को। मैं पत्र नहीं लिखूंगा, मैं जाके कोशिश करूंगा कि केंद्र सरकार से भी, क्योंकि हम पार्लियामेंट में हैं, प्रधानमंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री से भी हम लोग प्रयास करेंगे। वो सत्ता में बैठे हैं, अगर वो नहीं समझेंगे दुख तो कौन समझेगा? अभी तक जितनी कार्रवाई हुई है उससे आप कितने संतुष्ट हैं? क्या कार्रवाई हुई है? क्या कार्रवाई हुई बताइए। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा जिम्मेदारी ये है कि जो परिवार टूट गए हैं उन परिवारों को पैरों पे खड़ा किया जाए। इसके लिए सबसे पहले उनको जो है ना एक उचित मुआवजे की व्यवस्था होनी चाहिए थी। और जो उस हालात में नहीं है, जिनके घर से जिस तरह की समस्या होगी है कि कमाने वाला या जो, क्योंकि वो भी अपना घर चलाने के लिए मेहनत करती थी, उनके बारे में सरकार सोचे, उनके लिए व्यवस्था है। जिन पर जमीन नहीं उनको जमीन दे,
जिनके घर में और पेंशन की व्यवस्था करा सकते हो पेंशन की व्यवस्था कराएं। उन परिवारों को अकेला ना छोड़िए, ये सरकार की जिम्मेदारी। मैं तो कहता हूँ सरकार 25-25 लाख रुपए का मुआवजा इन परिवारों को दुखद है। और इस हादसे की जो जांच है वो निष्पक्ष जांच पास करो, इससे दूध का दूध और पानी का पानी, असल एक्चुअली पता लगे कि हुआ क्या है, पूरी घटना का खुलासा हो और जो दोषी हो, बाबा हो या कोई और हो, सब पे कार्रवाई हो। लेकिन साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस और सरकार की भूमिका को निंदा नहीं किया जा सकता। जिस तरह से लापरवाही बरती गई है, इतना बड़ा मॉब इकट्ठा हुआ और चुनिंदा 10, 20, 50 पुलिसकर्मी लगा के जिस तरह से इस घटना को अंजाम होने देने, इस घटना को घटित होने देने का इंतजार किया गया, ये भी जो है सोचने का विषय है। आखिर बाबा पर अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है और इसका जवाब मुख्यमंत्री दें। आप क्या चाहते हैं? सरकार और पुलिस सब उनके अंदर है। 80,000 लोगों की परमिशन दी गई थी और इतने सारे लोग बचे हैं, तो इसमें किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? ये एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है, पुलिस की जिम्मेदारी है। अगर उनके LIU का फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है, सरकार का फेलियर है, और 80,000 लोगों की व्यवस्था में कितने ADM की, कितने SDM की, कितने CO की, कितने दरोगा, कितने SHO की ड्यूटी लगी थी, ये भी सरकार बताए। आला अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई है 123 लोगों की मौत हुई है, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी है कि बिना पोस्टमार्टम किए भी लेके गए और बाहर के लोग थे, यूपी के अलावा भी ले गए। इसलिए हम लोग डाटा इकट्ठा करा रहे हैं कि उन परिवारों को भी जो मदद सरकार से होनी है, और मैं चाहता हूँ सरकार कम से कम 25-25 लाख रुपए की मदद करें। और मैं बाबा को भी ये संदेश के तौर पर कहना चाहता हूँ, अगर वो वास्तविकता में इन परिवारों को अपना परिवार मानते हैं और इनके अंदर इस बात की पीड़ा है, तो वो सामने आके कम से कम 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा इन परिवारों को अपनी तरफ से देने का काम करें। आप मृतक के परिवार के लोगों से वार्तालाप कर रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं? क्या मैं इस मामले को पार्लियामेंट में जोर शोर से उठाऊंगा और सरकार से जवाब मांगूंगा। और मैं कोशिश करूंगा कि यहाँ के DGP, यहाँ के प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री से भी अगर मुझे मिलना पड़ा और उनको याद दिलाना पड़ा कि उन्होंने जो शपथ ली थी कि वो जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे, वो विधि अनुसार सबके साथ न्याय करेंगे, तो वो महसूस करें कि इन परिवारों को पैरों पे खड़ा होने के लिए आज उनसे मदद की ज़रूरत है, तो वो इसको निंदा ना करें। 2 लाख 4 लाख रुपए में कोई भला नहीं होता। बाबा के वकील द्वारा एक बयान दिया गया है कि जो वहाँ पर दुर्घटना हुई है उसमें जहरीली गैस का प्रयोग किया गया था, तो क्या करेंगे? बाबा और बाबा का वकील जो है, ये सब जो है, जो न्यायिक आयोग बना है, जो कमेटी बनी है, उसके सामने रखें, लेकिन वो याद रखें कि इसमें उनका योगदान। कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो, इसे लेकर सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। इस बीच प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल का एक बयान सुर्खियों में है। कपिल देव अग्रवाल ने कहा था कि कांवड़ मेले में मुस्लिम समाज के लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम पर दुकानों के नाम ना रखें। इसी मुद्दे को लेकर एनबी न्यूज ने कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत की। इसके साथ ही 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव और बीजेपी की बैठक पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की शुरुआत होने वाली है। कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं कपिल देव अग्रवाल जी का एक उनका बयान सामने आया था कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में जो भी ढाबे या रेस्टोरेंट पड़ते हैं उसमें अगर किसी प्रकार का नॉनवेज पेश नहीं किया जाता है और नाम बदल कर जो हिंदू देवी देवताओं के नाम पर जो दुकान चलती है उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई होनी चाहिए और उस पर उसको ध्यान रखना चाहिए कि हिंदू देवी देवताओं के नाम पर किसी प्रकार का ढाबा या रेस्टोरेंट नहीं होना चाहिए। सर, एक बयान आपने दिया था कांवड़ यात्रा को, रास्ते मेरा मंतव्य स्पष्ट है बिल्कुल कि कुछ मुस्लिम लोग हिंदू देवी देवताओं के नाम से ढाबे चलाते हैं और उन पर नॉनवेज बेचते हैं। इसको लेकर के विशेष रूप से तो सभी हमारे धार्मिक यात्रा में मुजफ्फरनगर से विधायक हूँ, 4 धाम की यात्रा करके लोग वहाँ से लौटते हैं, हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, पूरा उत्तराखंड, और उनमें कई बार हमारे सामने विषय आता है कि वो नॉनवेज बेचते हैं और उन्होंने नाम रखा है वैष्णो ढाबा, उन्होंने रखा है शाकुंभरी ढाबा, शिव ढाबा, ऐसा मिला कर रखते हैं और नॉनवेज बेचते हैं। उसके कारण से वहाँ झगड़े होते हैं। तो मैंने प्रशासन को निर्देशित किया है कि इस प्रकार के ढाबे लोग ना चलाएं। कहा तो मुस्लिम समाज के लोग जिनके ऊपर नॉन वेज भी बेचें और हिंदू धर्म के नाम भी लिखें। हिंदू धर्म के देवी देवताओं के नाम से कोई ऐसा ढाबा ना हो जो चले और नॉन वेज बिकता हो। तो उसकी स्पष्ट प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि उसको रोकने का काम करें, ताकि किसी प्रकार कावड़ चल रही है तो कावड़ में करोड़ों कावड़ी आता है, पूरे देश भर के लोग होते हैं, उनको मालूम नहीं होता, वो तो केवल शिव ढाबा पढ़ करके लोग चले जाते हैं, उन्हें पता लगता है नॉन वेज बिक रहा है। तो उसके कारण से फिर विवाद का कारण बनता है, झगड़े होते हैं, तो चीज़ें संभालनी मुश्किल हो जाती हैं। और फिर झगड़ा कोई हो जाए तो फिर ये होता है कि इसने इसको ऐसा कहा। तो चीज़ों को पहले से ही उसकी प्रिकॉशन, इसकी कोई गलती ना हो, उसने मैंने स्पष्ट रूप से कहा है। और जिला प्रशासन को खासतौर से मुजफ्फरनगर को मैंने ये कहा है कि इस प्रकार की वो जांच कर लें और कोई भी मुस्लिम ढाबा ऐसा ना हो जिस पे वो हिंदू के नाम से चलता हो, हिंदू धर्म के नाम चलता हो और उस पर नॉनवेज बिकता हो।
गंभीर विषय है। मुख्यमंत्री साहब ने इस पर उनको बताने का भी काम किया, बता रहे कि हमने उनको बताया भी है, उस पर चर्चा भी हुई। आदरणीय मुख्यमंत्री उसने कहा है कि उन पर जो रेस्टोरेंट के मालिक हैं उन पर मोटा मोटा नाम उसके मालिक का लिखा जाए। तो जो थाने के इंचार्ज हैं उस क्षेत्र के, वहाँ के मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, उस बात की पुष्टि करें तो ताकि इसमें कोई गड़बड़ ना हो। 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, क्या तैयारी है आपकी? पूरी तैयारी है, पूरी ताकत के साथ, परिश्रम के साथ हम सब लोग चौक में उतरेंगे और जो छोटी मोटी कहीं ढिलाई या गलती हुई है उसको फिलअप करके और 10 की 10 सीटें हम विधानसभा में जीते, इस संकल्प के साथ मैदान में आ रहे हैं। धन्यवाद। ये उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल थे, जिन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की 10 जो विधानसभा सीटों पर उपचुनाव उसको जीतेंगे और कहीं ना कहीं जो कांवड़ यात्रा के रास्ते में जो देवी देवताओं के नाम पर जो रेस्टोरेंट हैं, जो ढाबे हैं, उस पर कहीं ना कहीं ध्यान रखा जाए, कोई भी ये देवी देवता के नाम से रेस्टोरेंट न चलाए। कैमरा पर्सन दानिश के साथ में सिंह, ANB न्यूज, लखनऊ। भदोही जिले के उराई विकासखंड में संपूर्णता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके तहत कई अन्य कार्यक्रम, संचारी रोग, स्वच्छता मिशन आदि को लेकर के जिलाधिकारी भदोही की अध्यक्षता में उद्घाटन होना था। लेकिन यह उद्घाटन के दौरान पहुंची आशा बहुओं ने खंड विकास अधिकारी पर अभद्रता करने का आरोप लगाया। मामले में आशा संघ के अध्यक्ष सुमन बरनवाल ने कहा कि जिले में कोई भी कार्यक्रम होता है, भीड़ जुटाने के लिए आशा बहु का प्रयोग किया जाता है और हम लोगों के बीच पहुंचकर प्रचार प्रसार का काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा। आज हम लोगों को संचारी के संपूर्णता की जो मीटिंग है उसमें डीएम के कार्यक्रम था, उसी में सारी आशा आंगनबाड़ी यानी सारे जो भी कार्यकर्ता हैं उनको सबको बुलाया गया था। तो जितनी जगह रहे उतनी ही संख्या। हमेशा होता क्या है कि जब कहीं डीएम का या किसी का प्रोग्राम होता है उसमें भीड़ कम होती है तो आशाएं इकट्ठा होकर के उस भीड़ को संपूर्ण कर देती हैं। आज हुआ क्या, एक रो में सारी आंगनबाड़ियां बैठी हैं, उनको किसी ने टच नहीं किया। एक रो में एनम, आशा, संगिनी, लाभार्थी, अनेक प्रकार के जो भी डीएम के प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं सब लोग बैठे हुए थे। अचानक से आकर के हम लोगों को बोला गया कि जितने पीछे की आशाएं हैं, संगिनी है, वो घर चली जाए। और किसने कहा? हमारे बीपीएम ने, बीसीपीएम ने उनको सूचना को कहा गया कि इसमें जगह कम है। बीपीएम ने हमारे कहा कि आप लोग घर चली जाइए। और उसमें हम लोगों को इतना अपमानित महसूस हुआ कि हम लोग जब कभी चौखट पे तो आशाएं जा जाकर नाक रगड़ती हैं और डीएम मुख्यमंत्री के हर कार्यक्रम को सफल बनाती हैं, लेकिन भीड़ बढ़ाने का हिस्सा है। हाँ, हम लोग सिर्फ और सिर्फ भीड़, जब कभी भीड़ कम होगी, चाहे वो डीएम कार्यालय हुआ चाहे कहीं भी भीड़ कम होगी, वहाँ आशाओं को ज्यादा संख्या में बुलाया जाता है। दीनदयाल जन्मदिन होगा, कुछ भी प्रोग्राम होगा कि आशाएं तो आ जाएंगी भाई, वो तो दौड़ती हैं घर घर गांव गांव, लेकिन सम्मान की बात आती है तो वहाँ उसके बाद हम सारी आशाओं को लेकर के बाहर निकल आए। आने के बाद बीसीपीएम बीपीएम सब लोग रोक रहे थे। अचानक हमारे बीडीओ साहब आ गए और बोले मैडम क्यों आप लेकर जा रही हैं, आप लीडर बनती है। हम बताएं, हम कहा सर अगर भीड़ इकट्ठा करना होता तो पहले बता दिए होते भाई, हम लोग बाहर रहते, कम पड़ते लोग तो हम भीड़ इकट्ठा कर देते। गुस्सा हो गई, हमारे बीपीएम बीसीपीएम हाथ जोड़ रहे थे, लेकिन मैं भी गुस्सा हो गई कि नहीं, इस अपमान को हम अगर काम करते हैं तो सम्मान से काम करेंगे। हम भी किसी की बहू बेटी बहन है, लेकिन अपमान नहीं। उसके बाद वो तुरंत डाउन हो गए, तुरंत बोलने लगे नहीं नहीं आप मेरी बहन है, चलिए, जबरदस्ती सबको हाथ जोड़ करके बैठाने लगे। इस तरह हम अपमान नहीं सहेंगे। संचारी में हमको काम करना है, चाहे कहीं भी हमें सम्मान मिलेगा तभी हम कार्य करेंगे। हम अपने डीएम जिलाधिकारी से यही कहेंगे कि सर हम लोगों को अगर काम कराना है तो हम लोगों को पूरी तरह सम्मान दीजिए। सम्मान के साथ हम भी किसी की बहू बेटी हैं, इस तरह अपमानित होकर कहीं भी भीड़ इकट्ठा करने के लिए आगे से नहीं जाएंगी। उत्तर प्रदेश के भदोही में नई बाजार नगर पंचायत वार्ड नंबर 10 का उपचुनाव हुआ, जहां भारी संख्या में बल मौजूद रहा, तो वही लोग मताधिकार का प्रयोग करने अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंचे और अपने मत का प्रयोग किया। सलोनी उपमंडल के चिन्हित पैराग्लाइडिंग साइट त्रियुंदी से खरल की टिप्परी कुटेडी से भटियुंड के लिए उड़ान का ट्रायल सफल रहा। इस ट्रायल को स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विस क्लब सलोनी ने खजियार से आए पैराग्लाइडर्स टीम के सहयोग से करवाया। आसमान पर मानव परिंदों को उड़ता देख लोग खासे उत्साहित दिखे। अब इस जगह को पैराग्लाइडिंग हेतु नोटिफाई करने के लिए पर्यटन विभाग से पत्राचार आरंभ किया जाएगा। पर्यटन विभाग की ओर से पैराग्लाइडिंग साहसिक गतिविधियों को हरी झंडी मिलने के बाद सलोनी के त्रियुंद से मानव परिंदे आसमान में उड़ाने भरते नजर आएंगे। जैसा कि मीडिया के माध्यम से सबको ज्ञात ही है कि हमारा कल सुबह से हमने साइट इंस्पेक्शन शुरू किया था। कल सारा दिन हमने साइट इंस्पेक्शन करने के बाद में हम जो हमारे पैराग्लाइडर आए थे,
पैराग्लाइडर के साथ में हमने सारी साइट चिन्हित की थी इंस्पेक्शन के बाद में। तो जो भी हमने कल साइट चिन्हित की थी, आज सुबह थोड़ा सा मौसम खराब था, लेकिन 2 बजे के बाद मौसम सही होने के बाद हमने वो चिन्हित साइट पे फ्लाइंग शुरू की, जिसमें कि सबसे पहली उड़ान जो भरी गई वो त्रिउंदी माता मंदिर से टिकरू के लिए, जो टिपरी जो नया स्टेडियम बना है वहाँ के लिए, वो सफल हुई। और उसके बाद में दूसरी जो फ्लाइट टेक ऑफ हुई वो सरार के लिए उड़ी, सरार ग्राउंड में, जहाँ पर हमने वो साइट को भी चिन्हित किया था। लेकिन जैसा कि हमारे पैराग्लाइडर ने बताया कि जो सरार की साइट थी उसमें कुछ केबल्स और जो लैंडिंग साइट थी वो सूटेबल नहीं थी, और जो विंड की स्पीड थी वो बहुत हाई थी। उसकी वजह से हमारे दोनों पायलट वहां से वापस आकर के और उन्होंने टिपरी वाला जो ग्राउंड है स्टेडियम, वहां पर जाकर के लैंडिंग की। वो हमारी त्रिउंदी से जो टेक ऑफ की और टिपरी की जो साइट है वो दोनों कंफर्म होगी हमारे पायलट के द्वारा। उसके बाद दूसरी जो हमारी उड़ानें शुरू हुई वो त्रिउंदी से सलूणी कुंटेड़ी के लिए की गई, जिसमें कि कुंटेड़ी में हमारी सफल लैंडिंग हुई। और यहाँ पर सफल लैंडिंग के बाद में सेम जगह से कुंटेड़ी से यहाँ से हमने टेक ऑफ भी किया, और यहाँ से बत्यूण जो रोड के पास में एक हमने लैंडिंग की लोकेशन फाइनल की थी। तो यहाँ की भी हमारी लोकेशन फ्लाइट अच्छी रही है, सफल। हिमाचल प्रदेश में महिलाओं के लिए सरकार की ओर से शुरू की गई इंदिरा प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ महिलाओं को मिल रहा है। जिला शिमला में इंदिरा प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए महिलाएं इन दिनों फॉर्म भरने में जुटी हुई है। तहसील कल्याण अधिकारी के कार्यालय में फॉर्म जमा करवाने के लिए महिलाओं की लाइनें लगी है, जहां 500 से 600 महिलाएं रोजाना फॉर्म भरने के लिए पहुंच रही है। मेरा नाम सुपिंदर बिंटा, मैं तहसील कल्याण अधिकारी शिमला शहरी। इसमें अगर फॉर्मेलिटीज़ की बात की जाए तो थोड़ा सा ये आपके माध्यम से मैसेज भी चला जाएगा लोगों तक। वैसे तो फॉर्म में सब कुछ मेंशन किया हुआ है, जो हमारा पॉइंट नंबर 13 है, इसमें सब कुछ है कि भाई सरकार से किसी भी तरह का लाभ प्राप्त ना कर रहा हो वो परिवार जहाँ से हमारे पास प्रार्थी आ रहा है। सपोज कीजिए कि भाई कहीं पर ओल्ड एज पेंशन है, उनकी फिर बेटी है या फिर उनकी जो वाइफ है, अगर वो 59 से कम है, वो ये मान के चलते कि भाई हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, तो वो नहीं पात्र है। शॉर्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि इसमें सारे पॉइंट्स मेंशन किए, चाहे आउटसोर्स है, चाहे आपकी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, या कोई आंगनवाड़ी वर्कर है, या कुछ भी है, तो वो वहाँ के परिवार के अंदर पात्रता नहीं होगी वहाँ की महिलाओं की। और दूसरा ये कि जो आपने फुटफॉल के बारे में बात करी, तो फुटफॉल के बारे में हमारे पास दिल्ली यहाँ पर जैसे कि आप देख ही रहे हैं, शिमला शहरी और शिमला ग्रामीण 2 कार्यालय इकट्ठे हैं, और वो भी अभी यहाँ पे एक साथ ही चल रहे हैं हमारे इस रूम में। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम हो रही है, और उसमें हमने इसको टेकअप करा है, गवर्नमेंट के साथ भी करा है। तो शायद इसमें हमें उम्मीद है कि ज़रूर कुछ ना कुछ कार्रवाई होगी। और दूसरा, लगभग डेली 500 से 600 लोगों का आना जाना तो नॉर्मल है, कई बार ये आंकड़ा 1000 के पास भी पहुँच जाता है। तो लगभग आप एवरेज चलेंगे तो 500 प्लस आपके पास डेली का फुटफॉल है हमारे पास यहाँ पे। कई लोगों को पता नहीं है कि थोड़ा सा जी, ये बहुत ही आपने अच्छा प्रश्न किया है। यहाँ तक कि जब हमारे पास लोग आते भी हैं तो लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि वो जब भी इस कार्यालय का पता करें तो वेलफेयर ऑफिस के नाम से ये जाना जाता है। अगर हम शॉर्ट में बात करें, तहसीलदार साहब भी मुझे मिले थे, तो वो कह रहे थे कि भाई सारे लोग मेरे पास आते हैं, फिर मैं यहाँ से भेजता हूँ कि वहाँ जाओ। तो मैं सभी लोगों से ये भी कहना चाहूँगा कि आपका जो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश है, उसके माध्यम से जो हमारे सब डिवीज़न या तहसील लेवल पे कार्यालय है, वो तहसील कल्याण अधिकारी का कार्यालय है, और आप शॉर्ट में वेलफेयर ऑफिस के नाम से इसे जानते हैं। तो हमारे यहाँ पे डीसी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ये शिमला ग्रामीण और शहरी का कार्यालय है। तिथि का ऐसा कोई जो है बार नहीं है इसमें। ये तो
एक आपकी जो बाकी हमारी जैसे स्कीम चल रही है, तो इसमें ऐसा लास्ट तिथि वाला लोग बहुत बोलते हैं कि लास्ट डेट कब है, तो लास्ट डेट वाली ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे लोग भी आपके पास आ रहे हैं जो इस बात तक नहीं है, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहिए? कौन लोग इसके पास? हाँ, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ इसको कि इसमें आप सीधे तौर पर परिवार में सबसे बड़ी बात है माता पिता और बच्चे। तो इस परिधि में जो लोग आते हैं, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की सरकारी नौकरी में ना हो, ना ही कोई सरकारी स्कीम का उन्हें कोई फ़ायदा मिलता हो किसी भी सरकारी स्कीम का, और ना ही वहाँ पर कोई आय कर देता हो। ये 3 कंडीशन मुख्यतः है जो समझने भी इजी होगा। ज़्यादा उसके लिए जो हमारा फॉर्म है उसमें हर एक चीज़ मेंशन करी है, जो 13 नंबर कॉलम में उसमें दर्शाया गया है, उसको आप ध्यान से पढ़ें। अगर आपको लगता है कि आप उसमें से किसी में भी कवर हो रहे हैं तो काइंडली आप इस मिर्जापुर में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्कूलों में टैबलेट से शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य हो गई है, जिसके खिलाफ जिला मुख्यालय पर पहुंचे शिक्षकों ने धरना प्रदर्शन किया और कहा कि अगर यह फरमान वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने बताया कि सांकेतिक प्रदर्शन के तहत 8 से 14 जुलाई तक काली पट्टी बांधकर अपना विरोध जताया जाएगा। 15 जुलाई को जिला मुख्यालय पर पुनः प्रदर्शन करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित पत्रक सौंपा जाएगा। इसके बाद भी अगर कोई राहत नहीं मिली तो 22 जुलाई को लखनऊ में प्रदर्शन कर अपना विरोध जताया जाएगा। यहाँ पर हम लोग आज सभी संगठनों का सामूहिक प्रयास है, जिलाधिकारी महोदय के यहाँ ज्ञापन देने आए हैं, जो कि यहाँ पर ऑनलाइन उपस्थिति और डिजिटाइजेशन के विरोध में डीजी महोदय का फरमान जारी किया गया है, उसी के विरोध में यह व्यवहारिक नहीं है। गांव दूर दूराज पर ये हमारा विद्यालय है, वहाँ सड़क मार्ग नहीं है, आवागमन का साधन नहीं है, और यह टाइमबद्ध मांग रहे हैं उपस्थिति, जो कि अव्यवहारिक है। और इसी के विरोध में सारे संगठन आज इकट्ठा हुए हैं। जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ और सारे संगठन इसको अव्यवहारिक मानते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। जी, मांगे पूरी नहीं होंगी तो इसके लिए क्रमिक व्यवस्था की गई है। 8 तारीख से लेकर 14 तारीख तक काली पट्टी बांध के हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं। 15 तारीख को हमारा डीएम महोदय के यहाँ ज्ञापन होगा। इसके पश्चात अग्रिम कार्रवाई के लिए डीजी महोदय कार्यालय का घेराव किया जाएगा। सारे संगठन और सारे शिक्षक जनहित में, छात्र हित में, शिक्षा हित में, शिक्षकों गुरुओं के सम्मान में जो आचार्यों का अपमान हो रहा है बर्दाश्त नहीं करेंगे और अंतिम दम तक ये लड़ाई लड़ेंगे। सबसे ऑनलाइन उपस्थिति की हो रही है और इसी ऑनलाइन उपस्थिति के विरोध में आज सारे संगठन जो है उपस्थित होकर के जो है ऑनलाइन उपस्थिति का विरोध किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में जो कहा मुख्यमंत्री को ज्ञापन आज दिया जा रहा है, जिसमें जो है आज 8 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक काली पट्टी बांध करके विद्यालय में शिक्षण कार्य किया जा रहा है। 15 तारीख को पुनः मुख्यमंत्री के नाम पत्रक जिलाधिकारी के माध्यम से दिया जाएगा। इसका विरोध जो है कि जताते हुए यदि इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री और डीजी महोदय, महानिदेशक महोदय अगर हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो ये लगातार 22 के बाद मुख्य है लखनऊ में। ये कहना है समस्या क्यों हो रही है, क्या समस्या आएगी आप लोग को, क्यों आ रही है? समस्या ये हो रही है कि हम सभी अध्यापक जो है समय से पहुँचते हैं, लेकिन समय से पहुंचने के बाद भी कहीं भी नेटवर्क है नहीं है, तो ऑनलाइन उपस्थिति हम वहाँ विद्यालय में पहुँच करके भी हम दे नहीं सकते, हम अनुपस्थित हो जाएंगे। इसलिए पूरे हमारे जो कि प्रदेश में ये समस्या है। कई बार के अलावा और भी तो समस्या है कि जिसको नेटवर्क की बराबर नहीं, इस समय जो कि हमारे यहाँ ये नहीं, नेटवर्क के साथ साथ सड़क की समस्या है। सड़क ही है कहीं भी, अधिकांश विद्यालय में दूर अंचल में जो है, कहीं जंगलों में है, कहीं कुछ जो है समस्या हुआ है, आवागमन की समस्या है, तमाम है। कभी बीच में कभी भी अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है तब भी हम हो जाते हैं, कहीं जाम लग गया, कहीं भी विषम परिस्थिति, तमाम विषम परिस्थितियों को देखते हुए ऑनलाइन उपस्थिति को बंद किया जाए और जैसे कि पहले उपस्थिति हो रही है उस तरीके से किया जा रहा है। हम लोग तन्मयता से शिक्षण कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है क्या केवल हरेस किया जा रहा है। श्रावस्ती में बाढ़ ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हुई है। 3 तहसीलों के 22 गांव बाढ़ के आगोश में पूरी तरह से समा चुके हैं। एनडीआरएफ और पीएसी
पीएस फ्लड टीम ने अब तक बाढ़ में फंसे 250 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया है। साथ ही बाढ़ की जद में फंसे लगभग 150 जानवरों को भी रेस्क्यू कर लिया है। जिले के निचले इलाकों में निराश्रित रूप से घूम रहे 600 गौवंशों को भी प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर भेजा है। एनडीआरएफ और फ्लड पीएसी की टीम 15 मोटर बोटों के जरिए राहत और बचाव अभियान में जुटी हुई है। कितने दिन से हैं यहाँ पर? यहाँ पर कल शाम को आए थे जब बारिश हो रहा था तभी। शाम को खाने में क्या मिला? शाम को खाने में पूरी सब्जी मिला था और सुबह आज मिला हुआ है पार्ले बिस्कुट बटा हुआ है 5 वाला। और अभी साहब बोल के गए हैं अभी खाना पीना का सब व्यवस्था होगा। तो समय तो करीब 12 बजने वाले हैं। 12 बज के अभी तक खाना नहीं मिला तो छोटे बच्चे कैसे फिर? छोटे बच्चे सब पार्ले लोग खाए हैं साहब 12 बजे तक। हाँ। अच्छा, और किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है? और कोई दिक्कत ना है, जैसे दर दवा के कोई व्यवस्था तो है नहीं। अच्छा। हाँ। अच्छा, दवा की व्यवस्था नहीं है। हाँ। क्या जैसे किस तरह की दिक्कत हो रही है? जैसे इस समय पर हम बाढ़ से हम सब लोग भीगे हुए तो सर्दी बुखार और कुछ जैसे पूड़ी सब्जी खाते हैं तो चिकनाची तो कभी कभी पेट भी गड़बड़ हो जाता है, वही दर दवा चाहिए और कुछ नहीं। मतलब समस्या थोड़ी बहुत जो है वो खाने को लेकर है, अगर खाना दे दें। अरे अब समस्या तो बहुत है लेकिन अब क्या बताए, हमारा पूरा गांव डूबत है हरापुरा। पर साल से एप्लीकेशन दे तबियत परेशान है कि सर हम लोगों को हटवा दिया जाए, हमेशा के हमेशा यही स्थिति बना रहा है। शाम तक मजदूरी के गलाए तो क्या पता लग रात में बहेगा। तो हम लोग ज़मीन का मांग कर रहे हैं, डीएम से कहा है, प्रधान से भी कहा है, लेकिन आज सांसद जी का भी बुला रहे हैं कि सब एक देख लो मौका हमारे गांव का क्या स्थिति है। अब कल देर शाम जो है कुछ लोग वहां आए और कुछ लोग सुबह भी आए हैं, तो उनसे संबंधित जो भी व्यवस्थाएं की जा रही हैं हम लोग पूरा उसका प्रयास कर रहे हैं कि समय से लोगों को फूड पैकेट मिल जाए। अगर किसी को दवा की ज़रूरत है तो हमारी मेडिकल टीम भी बाढ़ चौकियों पे एक्टिव है, उनके माध्यम से उनको हम दवा दिला दें। बाकी इस तरह की कोई जो है ऐसी सूचना नहीं मिली है कि किसी को कोई पानी की वजह से बाढ़ की वजह से बीमार हो गया हो या शारीरिक क्षति पहुंची हो। तो इसका पूरा ख्याल जो है जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन